हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू फाइनेंस फोकस्ड वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट ग्लोबल इवेंट की। इजराइल ने ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये स्ट्राइक इजराइल ने ईरान पर क्यों किया और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, खास करके जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये समझने से कि आखिर हुआ क्या। देखिए, इजराइल और जो ईरान है, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफी पहले से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के, न्यूक्लियर डील्स को लेकर के इनके बीच में काफी पहले से जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। अब इजराइल जो है, इजराइल को हमेशा ये डर लगा रहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना ले, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो ईरान डायरेक्टली उनका यूज कर सकता है इजराइल के ऊपर। दैट्स वाई इजराइल को ये डर लगा रहता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जिस तरह से गोल्ड, आप सभी जानते हैं कि गोल्ड एक पदार्थ है। गोल्ड जब माइन से निकाला जाता है तो गोल्ड जो है मट्टी में, पत्थरों में इस तरह से लिपटा हुआ होता है। फिर उसके बाद उसका एक प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, देन उसकी जो है ज्वेलरी बनती है, राइट। इसी तरीके से एक पदार्थ होता है यूरेनियम। यूरेनियम का जो यूज किया जाता है, दो चीजों में यूरेनियम का यूज किया जाता है। किन किन दो चीजों में यूज किया जाता है? पहला यूज किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स चलाने में। यूरेनियम का पहला यूज किया जाता है न्यूक्लियर वेपन चलाने में। दूसरा यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने में। समझिएगा, जिस तरह से गोल्ड है, गोल्ड पहले जो है मिट्टी वगैरह में फंसा हुआ होता है, उसको एक प्रोसेस करने के बाद, उसको धो करके, उसका जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को करने के बाद जो है उसके फिर हम ज्वेलरी बना पाते हैं। इसी तरीके से यूरेनियम जो है, यूरेनियम को पहले माइन से निकाला जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद उसको इन दो चीजों में यूज किया जाता है, या तो न्यूक्लियर वेपन चलाने में या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने में। अच्छा, ये चीज मैं यहाँ पे क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि इस सारी स्ट्राइक का, इस सारी लड़ाई का जो लेना देना है वो सीधा सीधा इस यूरेनियम से है। अभी हम समझेंगे कि ये किस तरह से इस लड़ाई का जो है मेनली जो रीजन है वो यूरेनियम है। अब देखिए, जो इजराइल है, इजराइल को पता था कि ईरान जो है वो काम कर रहा है यूरेनियम के ऊपर। यूरेनियम, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, दो चीजों में काम आता है, एक तो न्यूक्लियर वेपन चलाने में या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने में। ठीक है, इन दो चीजों में ये यूरेनियम काम आता है। ईरान ने सबसे ये कह रखा था, सबको ये दिखा रहा था कि जो यूरेनियम है वो मैं न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए जो है, मतलब मैं यूरेनियम का जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने में। इजराइल के पास इंफॉर्मेशन थी कि ईरान जो है यूरेनियम पर काम कर रहा है ताकि वो न्यूक्लियर वेपन बना सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन बना भी लेता है तो इजराइल को क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, प्रॉब्लम है, क्योंकि समझिए, अगर आपका कोई एनिमी है, राइट, अगर उसके पास गन होगी या फिर बॉम्ब्स होंगे, तो जब भी उसे गुस्सा आएगा वो सबसे पहले आपके ऊपर उनका यूज करेगा। तो इस तरह से जो है इजराइल को ईरान से खतरा था, एक डर लगा हुआ था कि अगर न्यूक्लियर वेपन इन्होंने बना लिए तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इजराइल के ऊपर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इजराइल ने जो है स्ट्राइक पहले कर दी, और उस स्ट्राइक में उन्होंने, इजराइल ने ईरान का अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे करा है। जो उनकी रिसर्च लैब्स थी, यूरेनियम की लैब्स थी, जिसमें वो उसको इनरिचमेंट करके उसको एक प्रोसेस करते थे पूरा का पूरा। उनकी जो मिलिट्री बेसिस थे उनको अटैक किया है। यहाँ तक कि जो उनके साइंटिस्ट थे, यूरेनियम से रिलेटेड जो न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट थे, उनको भी यहाँ पे मार गिराया है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा इवेंट। ये हमने समझा कि भाई हुआ क्या है, इजराइल क्यों ईरान के ऊपर उसने स्ट्राइक किया, क्या रीजन था, और यूरेनियम का किस तरह से जो है ईरान यूज कर रहा था। लेकिन अब बात करते हैं कि इस सारे पूरे इवेंट का, ये पूरा इवेंट कितना सीरियस है
और इस पूरे इवेंट का हमारे स्टॉक मार्केट पे या फिर शेयर्स पर या फिर किन पर्टिकुलर शेयर्स पर असर पड़ेगा, खास करके क्रूड ऑयल पर इसका किस तरह से इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मिडल ईस्ट में जब भी टेंशन्स बढ़ती हैं, सबसे पहला जो असर होता है वो असर होता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर। क्यों होता है उसे जान लेते हैं। देखिए, ईरान जो है, ईरान वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूस करता है। 9th लार्जेस्ट है ईरान जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का, ठीक है। तो तभी आपने देखा होगा फ्राइडे को जो ब्रेंट ऑयल था, ब्रेंट ऑयल जैसे ही ये न्यूज बाहर आई तो ब्रेंट ऑयल अप्रोक्सीमेटली 7.3% अप था। वहीं पर यूएस क्रूड था, वो भी लगभग 7 पॉइंट समथिंग कुछ अप था, जबकि उसने स्पाइक जो दिया था वो स्पाइक दिया था 13 से 14% का इन अ सिंगल डे। समझ रहे हैं आप। तो ये जो स्पाइक्स आए थे, ये जो अप हुआ है, क्लोजिंग हुई है इतना पॉजिटिव में, इतना परसेंटेज पॉजिटिव में जो क्लोजिंग हुई है, उसका रीजन यही था कि ईरान और इजराइल की अगर टेंशन्स बढ़ती हैं तो ईरान जो है 9th सबसे लार्जेस्ट जो है ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे जो है सप्लाई कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सप्लाई पर इंपैक्ट होगा, सप्लाई जो है कम हो जाएगी और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और इतनी चीज सबको मालूम होती है कि जब भी किसी चीज की सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है, वो चीज महंगी हो जाती है। तो सिमिलरली जैसे ये टेंशन्स, ये न्यूज बाहर आई थी फ्राइडे को, हमें देखने को मिला ब्रेंट का जो क्रूड का प्राइस था, ब्रेंट का जो क्रूड का प्राइस था वो 7.3% से अप हो गया था, ठीक है। और यूएस क्रूड जो था वो 7% अप पे वो सेटल हुआ है, जबकि 13 से 14% अब तक के स्पाइक्स उसमें देखने को मिले। देखिए, यहां तक हमें चीजें समझ में आती हैं, लेकिन अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल बहुत ही ज्यादा महंगा हो सकता है, ये प्राइसेस और भी ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ये क्या है? ये देखिए, ये एक रास्ता है। आपको हमको सबको ये मालूम है क्रूड ऑयल्स वगैरह जो एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट होते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं देश, वो ज्यादातर जो ये सारी चीजें होती हैं वो जहाजों के माध्यम से, जो शिप्स होते हैं समुद्र के रास्ते से, उनमें ये चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। तो देखिए, ये ना एक समुद्र का रास्ता है, कुछ इस तरह से मान लीजिए, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर है यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, और यहाँ पर है ईरान, यहाँ पर है ओमान। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से क्या चीजें हो सकती हैं। और ये जो रास्ता है, ये जो पूरा रास्ता, ये समुंदर है पूरा, तो ये जो रास्ता है यहाँ पर, ये जो रास्ता है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ठीक है। तो अगर ये मिडल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ी तो हो सकता है ईरान इस रास्ते को बंद कर दे। इस रास्ते को अगर बंद कर दिया तो यहाँ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस रास्ते से वर्ल्ड का 20% जो है ऑयल जो है एक्सपोर्ट होता है। 100 में से 20% जो है ऑयल वो इसी रास्ते से लाया जाता है। तो अगर ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया, कोई भी यहाँ से फिर ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से ऑयल जो है, जो क्रूड ऑयल है, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा अप हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, एकदम 20% अफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ग्लोबली अगर हम अभी हमने समझा कि भाई इजराइल का और ईरान का क्या मैटर है, क्यों इनमें आपस में लड़ाई हुई, इजराइल ने डर की वजह से जो है स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, है ना, और ईरान क्या कर रहा था, किस वजह से उसे ये सब कुछ झेलना पड़ा, और ईरान का कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ अटैक हुए हैं, इसका किस तरह से क्रूड ऑयल पर असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान जो है 3% ग्लोबली जो है प्रोड्यूस करता है ऑयल, 9th लार्जेस्ट नंबर पे आता है ऑयल प्रोड्यूसर्स में। और किस तरह से ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ सकती है, जिस वजह से प्राइसेस जो है वो अप जा सकते हैं। यहाँ तक हमने चीजों को समझा। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में जब भी कोई टेंशन आती है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, तो हमें एक सेल ऑफ देखने को जरूर मिलता है। तो ग्लोबली जो है, ग्लोबली हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको
अपने पोर्टफोलियो में कोई भी सेल ऑफ करने की एडवाइस मैं नहीं दूंगा। देखिए अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी डाउन्स आ रहे हैं तो उसको एवरेज कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है, ठीक है। तो ग्लोबली अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकली रीजंस की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से ग्लोबली सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जिन पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, अच्छा या बुरा, तो चलिए उनको एक बार कवर कर लेते हैं। तो बात करते हैं इस पूरे इवेंट की वजह से इंडियन मार्केट्स के वो कौन से स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं जिन पर इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चलिए पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। तो देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि ओएनजीसी है या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, तो इनके जो ऑयल्स की जो स्टॉक्स हैं इनमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इनके प्राइसेस जो हैं अप जा सकते हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनको प्रॉफिट होगा, इनके पास जो है डिमांड आएगी और ये सप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप लोग एयरलाइंस स्टॉक्स से दूर रहें, किसी भी तरह की एयरलाइंस कोई भी स्टॉक हो तो उससे दूर रहें, क्योंकि क्रूड ऑयल के जब प्राइसेस बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो एयरलाइंस में जो फ्यूल यूज होता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो है हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है और इन स्टॉक्स में जो है हमें अप एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज हैं इनमें हमें जो है एक ट्रेंड ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। और जो एयरलाइंस स्टॉक्स हैं जहां पे भी फ्यूल यूज होता है कंपनी के एंड से, उन स्टॉक्स में हमें जो है डाउनवर्ड्स देखने को, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हुई इसकी बात। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या कोई सेफ इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है, तो हाँ बिल्कुल है। देखिए जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, कभी भी कहीं पर भी मिडल ईस्ट हो या फिर ग्लोबली कहीं पर भी टेंशंस जब बढ़ती हैं तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं, पैनिक सेलिंग आनी शुरू होती है। तो जब लोग स्टॉक से पैसा निकालते हैं तो फिर वो कहाँ डालते हैं, वो डालते हैं गोल्ड में, राइट। तो अगर आप देखेंगे एक सेफ इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे गोल्ड आपके लिए हो सकता है। और हमने पहले भी एक शॉर्ट के अंदर इस बारे में बात करी थी, जब सब लोग ये कह रहे थे कि 2025 में गोल्ड जो है 50,000 तक आ सकता है, 50,000 तक आ सकता है। हमने उस टाइम पे भी इस बारे में बात करी थी कि गोल्ड अभी कहीं नहीं जा रहा, आरबीआई जो है गोल्ड को परचेज कर रहा है ना। और लोग जो है उस टाइम पे, अभी जब पीछे पैनिक सेलिंग स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही थी, इसी रिकवरी से पहले पैनिक सेलिंग कर रहे थे, हमने उस टाइम पे शॉर्ट बनाया था कि लोग जो है सेलिंग करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो गोल्ड के अंदर कर रहे हैं। तो गोल्ड अभी कहीं नहीं जा रहा और सिमिलरली गोल्ड कहीं नहीं गया। आज की डेट में आई थिंक जो गोल्ड का प्राइस है, वो गोल्ड का प्राइस अभी 1,02,000 समथिंग कुछ चल रहा है, 1,02,000 पर 10 ग्राम का अभी जो है प्राइस चल रहा है। 4,000-3,000 का एकदम से मूव दिया है गोल्ड ने। तो देखिए ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आप क्या करें कि आप गोल्ड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन देखिए आफ्टर ऑल रिस्क रिवॉर्ड आपका होगा। आपको देखना होगा कि कहां पर मुझे एंट्री लेनी है। क्या पता क्या आपने हाई पे, अभी ये मार्केट चल रही है, यहाँ पे गोल्ड खड़ा है, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली। तो देखिए कभी भी हाई पे मैं तो पर्सनली एंट्री नहीं करता, मैं एक सही एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं मिल रही है तो मत कीजिए। मार्केट हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अब नहीं 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है, तो आपको सिर्फ वेट करना होता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने काफी सारी बातें करी, ईरान वर्सेस इजराइल की बात करी, ग्लोबली टेंशंस की बात करी, हमने क्या इम्पैक्ट होगा क्रूड ऑयल के ऊपर, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट होगा, हमने उनके बारे में बात करी। तो दोस्तों ये था ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का ब्रेक डाउन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन है, जो कोई चीज समझ ना आई हो, या फिर कोई क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में कवर ना कर पाया हूं, तो प्लीज कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। और आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि एयरलाइंस के स्टॉक्स ड्रॉप होंगे, या फिर और कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हमें एक
अप मूव देखने को मिल सकता है इस टेंशन, मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से। तो आप जरूर उन स्टॉक्स का नाम या फिर उन सेक्टर्स का नाम कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।